नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। झारखंड की युवा पीढ़ी को तकनीकी और कौशल प्रशिक्षण के साथ रोजगार उपलब्ध कराने को दिशा में पहल करने वाली संस्था को पूरा सहयोग करने का फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया है। इसी कड़ी में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और HCL टेक के बीच प्लेसमेंट लिंक्ड बेस्ड प्रोग्राम टेक बी के लिए MOU पर हस्ताक्षर को एक बड़ा कदम बताते हुए उन्होंने कहा कि इस पहल से राज्य के युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य के सपने को साकार करने का मौका मिलेगा। झारखंड सरकार ने बड़े पैमाने पर राज्य के IAS अधिकारियों के तबादले पर मोहर लगा दी है। इससे संबंधित अधिसूचना जारी करते हुए कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 57 अधिकारियों को नए स्थानों पर पदस्थापन कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल के साथ सभी अधिकारियों को तत्काल नई पदस्थापना की जगह पर जाकर प्रभार लेने के निर्देश जारी कर दिए हैं। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में झारखंड पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जानकारी के अनुसार प्रतिबंधित नक्सली संगठन JJMP के एरिया कमांडर बैजनाथ सिंह ने DIG और SP के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए मौके पर मौजूद पलामू प्रक्षेत्र के DIG नौशाद आलम ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने के कारण नक्सलियों में अब खौफ का माहौल बन चुका है। इसी वजह से राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर अब नक्सली मुख्यधारा में लौट रहे हैं। झारखंड में मानसून की एंट्री होते ही कई जिलों में लगातार बारिश के कारण आज रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल राज्य के 5 जिलों में राजधानी रांची के अलावा लोहरदगा, खूंटी, गुमला, सिमडेगा में भारी बारिश से बुरा हाल है। जिसे देखते हुए रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने जिले के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही जानकारी मिली है कि रांची के बेड़ों में भारी बारिश की वजह से डायवर्जन बह गया है। 19 जून यानी आज भारी बारिश को लेकर राज्य के 9 जिलों में अलर्ट घोषित करते हुए मौसम विभाग ने कल यानी 20 जून को भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट पहले ही दिया है। और शेष कोई वैसी बात नहीं। हम लोग थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो, क्योंकि अब थोड़ा थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का थोड़ा खतरा रहता है, उस समय बाहर जाने से बचे, सुरक्षित स्थान पे हम लोग रह सकते हैं। साथ में जैसे भारी बारिश वाली चीजें हैं, तो जब बहुत जरूरी ना हो तो थोड़ा सा उस समय निकलने से बचें या सावधानी से जाएं। थोड़ा सा ध्यान देते जाएं कि पेड़ वेड़ गिरने वाली क्या संभावना है, वहाँ उस रास्ते से थोड़ा सा हम लोग बच के जाएं। तो थोड़ा सा कॉशियसली अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो इन सब चीजों से निकल पाएंगे। और हमारे सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे रेलवे हो, एयरलाइंस हो, किसान भाई हैं, तो सब लोग ये जानकारी पाके अपने हिसाब से तैयारी करते हैं। और जो विभाग हैं, सरकारी विभाग हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो भी अपनी तैयारी करते हैं। ये सारा डेटा हम लोग सबके साथ में साझा करते हैं। झारखंड में मानसून के आते ही भारी बारिश ने राजधानी रांची समेत कई जिलों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित किया है। बारिश को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रांची के सभी स्कूलों को भी बंद करना पड़ा। ऐसे में मानसून के दौरान जिले में होने वाली जल भराव की सबसे बड़ी समस्या लोगों के बीच चिंता का विषय बनी है। इसी कड़ी में रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री से खास बातचीत की गई है। इस दौरान जिला प्रशासन की कैसी तैयारियां हैं, इस संबंध में उनसे पूरी जानकारी प्राप्त की गई है। मानसून के दस्तक देने के बाद से जिस तरीके से खास तौर पर जल भराव की समस्याओं को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता राजधानी रांची में बनी रहती है। आने वाले समय में जल भराव की समस्याएं सबसे ज़्यादा मानसून में देखने को मिल सकती है, हर साल की तरह। इस पर बात करने के लिए हमारे बीच हम यहाँ पर बात करेंगे और यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे किस तरीके से ज़िला प्रशासन की तैयारियाँ हैं। जल भराव की समस्याओं के बारे में बात करने के लिए ज़िला प्रशासन की कैसी तैयारियाँ हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे बीच इस वक्त APN न्यूज़ के साथ मौजूद हैं रांची के DC मंजुनाथ भजंत्री जी, जिनका सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत करेंगे।
सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद तृप्ति जी। यही सवाल है आपसे कि जल भराव की समस्या को लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? जल भराव से सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि 19 तारीख को जो आपदा प्रबंधन विभाग और वेदर डिपार्टमेंट रेड अलर्ट घोषित किया है कि यहाँ हेवी टू वेरी हेवी रेन रांची जिला में होने वाली है। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने सभी एडवाइजरी लोगों को दिए हैं कि अनावश्यक बाहर न आए, लो लाइंग एरिया में नहीं रहे और बिजली तार और खंभों से दूर रहे। और स्कूल को भी हम लोगों ने कल बंद करने का निर्देश दिए हैं ताकि स्कूल के बच्चों को किसी तरह का कोई समस्याएं नहीं आए। और कल की तैयारी के लिए हम लोगों ने सभी हमारे पंचायत मुखिया लोगों को, स्कूल के टीचर्स को और नगर निगम के जितने भी अलग अलग एजेंसीज हैं, बिजली विभाग को, ट्रैफिक वालों को भी हम लोगों ने पहले ही अलर्ट रहने के लिए, हाई अलर्ट रहने के लिए हम लोगों ने बता दिए हैं और उसका तैयारी हम लोग कर चुके हैं। सिमडेगा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुल्लू केरा में 16 जून की रात हुए हत्या का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने एक महिला समेत 5 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया। एसपी सिमडेगा मोहम्मद अर्शी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुल्लू केरा में गिरमा नदी चेक डैम के पास से मनोज तेली नामक एक व्यक्ति का शव मिला था। इस मामले में पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया। पुलिस ने मृतक के भाई के बयान के आधार पर कुंती देवी, कृष्ण देहरी, बजरंग देहरी, सुरेंद्र नेगी और विक्की नेगी को प्राथमिकी अभियुक्त बनाते हुए मामला दर्ज किया। पुलिस ने सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि कुंती देवी को मृतक मनोज तेली काफी दिनों से फोन करके परेशान करता था और धमकी देता था कि तुम्हारे पति एवं बच्चे को जान से मार देंगे, जिसके डर से कुंती देवी ने चारों अभियुक्तों के साथ मिलकर मनोज तेली की हत्या की योजना बनाई। इसके बाद कुंती देवी मिलने के लिए मनोज तेली को गिरमा नदी तेली घाट के पास भी बुलाया और सबने मिलकर मनोज तेली के साथ मारपीट की। जब मनोज तेली ने इसका विरोध किया तो सुरेंद्र नेगी द्वारा बैट से 2-3 बार सिर पर प्रहार किया गया, जिससे मनोज तेली की मौत हो गई। बात करेंगे बिहार की। बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। बता दें, वीवीआईपी इलाकों में भी गोलीबारी कर रहे हैं। गुरुवार की सुबह जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास के आसपास बदमाशों ने एक युवक पर गोली चला दी और बताया गया कि सुबह सुबह लूटपाट के दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि युवक बाल बाल बच गया। बदमाशों की संख्या 2 बताई गई है। ये बात सामने आई है कि युवक राहुल पर एक एक कर 4 गोली चलाई गई। हालांकि बदमाशों का निशाना चूक गया। जिस युवक पर गोली चलाई गई थी वह भी बाइक से ही था। युवक राहुल एक डॉक्टर का ड्राइवर है। रास्ते में लूटपाट की नियत से ही बाइक सवार 2 बदमाशों ने रोका और राहुल के पास कुछ सामान था तो वे उसे मांगने लगे। राहुल ने भी दे दिया। इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी कर दी। आगे जांच और राहुल से पूछताछ के बाद पता चलेगा कि कैसे क्या कुछ हुआ था। आज दिनांक 19 जुलाई को संध्या करीब प्रातः 8:30 बजे के आसपास हवाई अड्डा थाना अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि बोलो रोड पे एक फायरिंग की घटना प्रतिवेदित हुई है। सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु हवाई अड्डा थाना त्वरित घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर पता चला कि एक राहुल नामक व्यक्ति पे 2 व्यक्तियों द्वारा जो कि बाइक सवार थे उन पे गोली चलाने की कोशिश की गई। घटनास्थल से खोखा को बरामद किया गया है। एफएसएल टीम एवं डॉग स्क्वाड को घटनास्थल पर बुलाया गया है। जिनके द्वारा गोली चलाई गई है उनके विरुद्ध लगातार छापामारी की जा रही है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार अलग अलग जिलों और प्रखंडों में लोगों से संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में अपने 3 दिवसीय गोपालगंज दौरे के अंतिम दिन उन्होंने गोपालगंज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। जनसुराज की राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज अभियान ने एक पार्टी का रूप लिया और आज यह पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि महज 5-6 महीने में ही जनसुराज से बड़ा संगठन किसी भी पार्टी के पास राजनीतिक संगठन के रूप में नहीं है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 1 करोड़ लोगों ने मिलकर इस पार्टी का गठन किया है और करीब 3 से 4 लाख लोग प्रति महीने 10 रुपए की सदस्यता शुल्क देकर पार्टी के प्राथमिक सदस्य बन रहे हैं। बिहार बदलाव यात्रा की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में
संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से 20 मई को जेपी की जन्मभूमि सिताब दियारा से बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत की गई। यात्रा का उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन के लिए बिहार की जनता को जागरूक करना है। तो ये लल्लन जी और तेजस्वी यादव के बीच का मामला है। लल्लन जी और तेजस्वी यादव मिलकर ही तो अभी सरकार चला रहे थे। अभी लोकसभा चुनाव से पहले यही लल्लन जी तो जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष थे। ये और इनके नेता नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य बता रहे थे और अभी उनको लग रहा है कि वो लूल जुलूल बतिया रहे हैं। उसी तरह तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार में विकास पुरुष दिख रहा था, अब बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की वजह से ही बिहार में बड़ा खराबी है। आप जरा सुनिए, ये तेजस्वी यादव कह रहा है कि डीके बॉस कौन है, डीके टैक्स लग रहा है बिहार में। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई जब आप उप मुख्यमंत्री थे, जब आप ही की सरकार थी आपकी और नीतीश कुमार की, अभी से 1.5 साल पहले, उस समय ये डीके बॉस कहाँ थे? उस समय भी ये आदमी मुख्यमंत्री के सलाहकार थे, उस समय भी वही कर रहे थे जो आज कर रहे हैं। तो उस समय तो आपको मजा आ रहा था क्योंकि डीके बॉस के साथ साथ आप भी मलाई खा रहे थे। अब आपको खाने को नहीं मिल रहा है तो आप बाप बाप चिल्ला रहे हैं। सहरसा में 22 वर्षीय युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। बताते चलें कि बिहार के सहरसा में एक कूड़ा चुनने वाले 22 वर्षीय युवक को ईंट पत्थर से पीट कर मार दिया गया। सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुरानी जेल के समीप पहले अहले सुबह अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर सदर थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार, सदर एसडीपीओ आलोक कुमार मामले की छानबीन में जुट गए हैं। घटना स्थल पर पुलिस द्वारा मुआयना करने के बाद 20 से 22 वर्षीय कूड़ा उठाने वाले युवक की देर रात हत्या कर दी गई। युवक की पहचान नहीं हो सकी है और शव को पोस्टमार्टम कराने की तैयारी में पुलिस जुट गई है। आज सुबह 5 बजे सदर थाना अध्यक्ष को एक सूचना मिली कि यहाँ पे पुरानी जेल के पास एक शव पड़ा हुआ है। घटनास्थल पर सदर थाना अध्यक्ष मेरे द्वारा भी तथा एफएसएल द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शव की पहचान अभी नहीं हुआ है। प्रथम दृष्टया यह लग रहा है कि सर में किसी भारी चीज़ से चोट लगने से इसकी मृत्यु हुई है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। देखने से यह कूड़ा बीनने वाला यह मजदूर वर्ग का लग रहा है लड़का। सबको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। पोस्टमार्टम उपरांत इनके मृत्यु के कारण पता चलता है। मंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई बड़े और जनहितकारी निर्णय लिए गए। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विस्तृत जानकारी पत्रकारों को साझा की। मंत्रिपरिषद ने डेहारी, कोरबा, बघेल, क्षत्रिय, अंसारी, उर्राव, पविया और डोमरा समाज के विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के समतुल्य छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति और छात्रावास में प्रवेश की सुविधा देने का निर्णय लिया है। यह सुविधा राज्य मद से दी जाएगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजनाओं को अब छत्तीसगढ़ सरकार भी सब्सिडी देगी। 1 किलोवाट प्लांट पर 15,000 और 3 किलोवाट प्लांट पर 30,000 रुपये की अतिरिक्त राज्य सहायता मिलेगी। वर्ष 2025 से 26 में 60,000 और 2026 से 27 में 70,000 सोलर संयंत्र लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना का क्रियान्वयन एसडीपीसीएल करेगा। राज्य में वन्यजीव, विशेष रूप से बाघ संरक्षण को लेकर टाइगर फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। रायपुर में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। बता दें, भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा विधायक दल की अहम बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, संगठन महामंत्री पवन साय, मंत्रीगण और विधायकगण मौजूद रहे। बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है।
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रायपुर के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में मीडिया के प्रबंधन के लिए जारी किए गए निर्देशों को तत्काल प्रभाव से रोकने की घोषणा की है। यह निर्णय मीडिया की अहम भूमिका और स्वास्थ्य क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मीडिया का सम्मान हमारी नज़रों में सदैव से रहा है। फिलहाल मीडिया प्रबंधन के लिए जारी दिशा निर्देशों पर रोक लगा रहा हूं। किसी भी प्रकार का निर्णय सभी मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करने के उपरांत ही करेंगे। सिर्फ उद्देश्य है कि मरीजों की जो कोरोना के भी अभी कुछ केसेस आ रहे हैं और जिस प्रकार से कई बीमारी के मरीज एडमिट होते हैं तो वहाँ पे उनका निजता भंग ना हो, उसको लेकर गाइडलाइन जारी विभाग ने किया है। लेकिन उसमें आप लोगों ने आपत्ति जताई है तो निश्चित रूप से अभी हम इसको लागू नहीं कर रहे हैं। हमारे सचिव अभी विदेश दौरे पर गए हैं। अब जैसे वो आते हैं तो एक बार मीडिया के आप प्रमुख लोगों के साथ बैठकर हमारे सेक्रेटरी और हमारे अधिकारियों के साथ उसमें जो मीडिया के भी हित में हो, हॉस्पिटल के हित में हो, मरीज के हित में हो, राज्य के हित में हो, वैसा एक ड्राफ्ट तैयार करके फिर उसके आधार पर संशोधन करके आगे कार्रवाई करेंगे। रायपुर में पूर्व विधायक कांग्रेस विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी द्वारा साय सरकार पर तंज कसते हुए सुबह 11 बजे से पुलिस ग्राउंड के सामने शराब की दुकान पर शराब महोत्सव का प्रदर्शन किया गया। उपाध्याय ने बताया कि पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा हमर क्लिनिक, हमर अस्पताल खोलने का काम किया गया था और उसमें से कुछ निर्माणाधीन थे जो खुल नहीं पाए थे। जैसे ही भाजपा की सरकार बनी तो उन अस्पतालों को नहीं खोला जा रहा है। वहीं स्कूलों को बंद करने का काम वर्तमान सरकार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन शराब दुकानों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है और इस वर्ष 67 नए शराब दुकान खोले जा रहे हैं और आने वाले दिनों में लगता है कि गली गली में शराब की दुकानें खोली जाएंगी। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पावन पर्व पर छत्तीसगढ़ में पहली बार एक अनूठे आध्यात्मिक आयोजन जौहार जगन्नाथ की शुरुआत हुई है। इस आयोजन के पोस्टर का भव्य विमोचन आज राजपुर के कोतवाली चौक स्थित अनूप चंद तिलोक चंद ज्वेलर्स में किया गया। इस शुभ अवसर पर रायपुर उत्तर के विधायक और जगन्नाथ सेवा समिति के अध्यक्ष पुरंदर मिश्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद होकर पोस्टर का अनावरण किया और कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। बात करेंगे पंजाब की। जमीनी विवाद के चलते मोगा के कस्बा धर्मकोट के अधीन पड़ते गांव बाडूवाल में एक युवक द्वारा खेतों में हवाई फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसके बाद धर्मकोट पुलिस ने एक्शन लेते हुए हवाई फायरिंग करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है और फायरिंग के समय इस्तेमाल की गई राइफल भी पुलिस ने बरामद की है। वहीं आरोपी को अदालत में पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग में हुए 200 तबादलों को निरस्त करते हुए ये सत्र शून्य घोषित कर दिया गया है। आरोप है कि तबादलों में संबंधित अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में बड़े पैमाने पर हुए तबादलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। साथ ही इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराने के आदेश दिए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि अब कोई भी ट्रांसफर आदेश अग्रिम निर्देश तक प्रभावी नहीं होगा। विभाग के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि ट्रांसफर लिस्ट को देखने पर पाया गया कि चीजें पारदर्शी नहीं है। जिनके विरुद्ध शिकायत थी उन्हें बड़े जनपदों में भेजा गया। इंटर पास से बाबू को सब रजिस्ट्रार बना दिया गया। इन सारी शिकायतों को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से तबादलों पर रोक लगाते हुए जांच बिठा दी गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।